देखो इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को 100% एनसीईआरटी से कर लेने वाले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की तो देखो ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल एंड एक्सहेल, बट सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि हम लोग जब ऑक्सीजन को अपनी सेल लेवल पे ले जाके और उसको ग्लूकोज को जो है तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी लेते हैं, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनसीईआरटी कुछ लाइन से अपन लोग पहले उनको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन the mechanism of breakdown of food कह लो या कार्बन बॉन्ड कह लो within the cell to release energy and trap of this energy in the form of ATP। मतलब ATP के फॉर्म में उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एम्फीबॉलिक पाथवे और ये डाउन हिल और मल्टी स्टेप। डाउन हिल क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी निकल रही है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या था भाई, अपहिल था। ये एक्सोथर्मिक वो क्या था भाई, एंडोथर्मिक, क्योंकि देखो सनलाइट पड़ रही थी ना। अच्छा, एम्फोबॉलिक है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप कैसे है अभी मैं बात करूंगा इसकी। पहले कुछ बात एनसीईआरटी में लिख रखी है कि यहाँ क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं और कुछ बनाते हैं। अच्छा, जो बनता है उसका क्या करते हैं हम लोग, सुना बात को। तो यही कुछ एनसीईआरटी लिखती है, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस अदर मॉलिक्यूल। कुछ और मॉलिक्यूल बनते हैं भाई। जैसे इतना ही लिख के छोड़ दिया इंसिडेंट। जैसे अगर हम बात करें तो अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड बदल लेता है नहीं, ग्लूटामाइन अमीनो एसिड में। अच्छा, प्लांट्स के पास क्या होता है, अपने पास तो ब्रीदिंग का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उनके अंदर हर मतलब ऊपर क्या होता है, लेंटिल सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। और हर एक सेल प्लांट की मोस्टली जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है। अब कैसे है तुम कहोगे, वो तो सारी तो बाहर नहीं है, कुछ अंदर भी तो। क्यों? क्योंकि उनका जो होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं लूजली प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां तक गैस इजिली पहुंच जाती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। वही अगर बात करें तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं सबस्ट्रेट के भी यहाँ पर। जैसे अगर फ्लोटिंग जब कार्बोहाइड्रेट या फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट का पानी यूज करते हैं तो फ्लोटिंग बोल देते हैं। और अगर प्रोटीन को हम सबस्ट्रेट के तरीके से यूज कर रहे हैं, प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं, तो उसको बोल देंगे भाई प्रोटोप्लाज्मिक। कितनी बात समझ आ रही है। अब अगर बात करें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑप्शंस की, भी यहाँ पर भी दो तरीके हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन की 4 स्टेप है। कौन कौन सी भाई, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, एटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप सबकी एक एक करके बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि 10 रिएक्शन का मैकेनिज्म है पूरा। और हम ग्लाइकोलाइसिस से क्या करेंगे, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाएंगे, फिर पायरुविक एसिड से हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम भी बनाएंगे, फिर एसिटाइल कोएंजाइम घुमा के हम NADH+ और FADH2 बनाएंगे, और NADH2 से FADH2 से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करेंगे, वहां हम लोग क्या करेंगे, ATP बना लेंगे। तो ये सारे प्रोसेस में काम होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया, पायरुविक एसिड, यहाँ का बन जाएगा लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर यहाँ घुमा के NADH+ और बनाएंगे, यहाँ भी बनेगा, क्या यहाँ भी बन जाएगा, और फिर उनको सबको यहाँ पर लाके काम करेंगे और ATS में घुमाएंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ATP बना लेंगे। अच्छा भाई, ग्लाइकोलाइसिस बात करें तो ये एरोबिक एंड एनारोबिक में कॉमन है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक है, क्यों? क्योंकि भाई साइटोप्लाज्म में हो रही है और यहाँ ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए एरोबिक और एनारोबिक में कॉमन होती है। अच्छा, इसको अपन लोग इसमें क्या, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लाइको मतलब कि शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिट। तो शुगर की हम यहाँ स्प्लिट करते हैं। इसे एम्बेडेड मेराहॉफ और पार्नास ने दिया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी बोल देते हैं। अच्छा, वही अगर बात करें हम कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। अच्छा, इसमें 10 रिएक्शन की सीरीज होती है। तो पहली, तीसरी और 10वीं रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अच्छा, ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल क्या बनते हैं भाई, पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। अब क्या होता है, सुना बात को, ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें सुक्रोज और स्टार्च मिलता है। सुक्रोज जो होता है ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, और स्टार्च क्या है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। भाई सुक्रोज हम लेके कहां से आए, ग्लूकोज को हमने फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में बनाया है। प्लांट में तो वैसे बनाते हैं, प्लांट तो लोग खा पी के ले लेते हैं। तो वहां सुक्रोज कहां से आया, फोटोसिंथेसिस के फाइनल प्रोडक्ट से। और स्टार्च जो है ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब हम लोग सुक्रोज को इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ लेते हैं और इसी ग्लूकोज को हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, फ्रक्टोज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन प्रायोरिटी जो है वो किसको देते हैं, ग्लूकोज को देते हैं। अच्छा, स्टार्च जो होता है इसको एमाइलेज के प्रेजेंस में पहले माल्टोज में तोड़ते हैं, फिर माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसको माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ग्लूकोज, अब ये रिएक्शन सीधी दे रखी तो अपन सीधा पढ़ लेते हैं, कोई एंजाइम वगैरह दे नहीं रखी, सिर्फ 2 स्टेप एंजाइम दे रखे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसराइड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फो
इनॉल पायरुवेट और पायरुविक एसिड। अब पहली, तीसरी और 10वीं रिएक्शन क्या है भाई, इरिवर्सिबल। इन तीन रिएक्शन में क्या होता है, दो में पहली और तीसरी में एटीपी एक एक यूज हो जाता है, और 10वीं में 2 एटीपी बनते हैं। तो भाई क्या होगा, 2 खर्च हुए 2 बन गया। इसके अलावा 7वीं रिएक्शन में भी 2 एटीपी बनते हैं, तो 2 का क्या हो गया भाई, फायदा हो गया एक्स्ट्रा। और छठी रिएक्शन में 2 NADH+ से NADH2 बनता है। अच्छा, जो ये 5th रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि यहाँ ये जो होता है ये आपस में क्या होता है, रिवर्सिबल फॉर्म में कनेक्ट रहता है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, ये बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा, और ये जो है ये तीनों क्या है भैया, ये ट्रायोज फॉस्फेट है। क्या है भाई, ट्रायोज फॉस्फेट है। इतनी बात समझ आ रही है, कंफर्म। अब एक बात करें, सुना, जो ये सब है क्या है, 6 कार्बन के हैं, जब तक यहाँ तक नहीं है। इसके बाद सारे कितने कार्बन के हैं, तो 3 कार्बन के और 2 मॉलिक्यूल हैं। इससे पहले के सब क्या है भैया, एक मॉलिक्यूल और 6 कार्बन के हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ से कोई भी दे दिया जाए तो समझ लो कि 2 पायरुविक एसिड बनेगी। अगर यहाँ से कोई एक मॉलिक्यूल दिया गया तो समझना भाई एक ही पायरुविक एसिड बनेगा, क्योंकि भैया तुमने एक ही लिया ना, 2 बने थे ना, तब 2 पायरुविक एसिड बनेगी जाके, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या हेक्सो आइसोमरेज, भाई आइसोमर बन गया ना इसका, तो आइसोमराइजेशन हो जाता है। बस इतना सही ग्लाइकोलिसिस है। इसकी बात अगर बात करें तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड बाय NAD+, और NAD+ फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर बात करें ग्रॉस प्रोडक्ट, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, 4 मॉलिक्यूल ATP या 2 मॉलिक्यूल NADH+, लेकिन 2 ATP खर्च हो जाता है, इसलिए नेट प्रोडक्ट सब कुछ 2 हो जाता है। की प्रोडक्ट की बात करें तो पायरुविक एसिड है। अच्छा, लिविंग सेल जो पायरुविक एसिड इसको 3 तरीके से उसमें कर सकती है। एक तो पायरुविक एसिड को क्या कर सकती है भैया, CO2H2 एनर्जी बना ले, एरोबिक रिस्पिरेशन जो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम करते हैं, लेकिन कभी कभी लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी में बन जाता है, जैसे पैर वैर में बन जाता नहीं, जो नी वगैरह होती है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि जैसे दौड़ भाग करते हैं तो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है। अच्छा, वही अगर बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथेनॉल प्लस CO2 बनता है। अच्छा, तीनों के तीनों प्रोसेस में क्या है कि भैया CO2 दोनों में निकल रहा है, इन दोनों में निकल रहा है, अल्कोहलिक में, एरोबिक में, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इसमें कोई भी CO2 नहीं निकलता है। अच्छा, लिंक रिएक्शन है, ट्रांजिशन रिएक्शन, गेटवे स्टेप रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि जब पायरुविक एसिड को बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आते हैं तो वहां ये प्रोसेस होता है कि हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, तो बाहर से क्या हुआ भाई, ट्रांसपोर्ट कहां से, ये पायरुविक एसिड है, तो बाहर से साइटोप्लाज्म में बना है भाई ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, अब इसको अंदर लेके आ गया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। वहां क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है NAD+ और कोएंजाइम A की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है, और NAD+ जो है NADH+ और में कन्वर्ट होता है, और एक CO2 निकल जाता है। अच्छा, ये 3 कार्बन का था, ये 2 कार्बन बचता है, क्यों, क्योंकि एक CO2 निकल गया। अच्छा, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, कौन मागे लता, तो कौन COA मागे, कौन COA मागे Mg लता लिपोइक एसिड, थियामिन पायरोफॉस्फेट, कौन, तो N भी आ जाता है NAD+। अच्छा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में होता है, ये बात रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन को बोलते हैं, ध्यान रखना, आगे कंफ्यूजन हो सकता है, बताएं क्यों। अगर बात करें लिंक रिएक्शन यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और प्रोकैरियोट्स में बात करें तो साइटोप्लाज्म में होती है, मेसोसोम के किस में होती है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल बात करें, हेंस क्रेब्स के मतलब सम्मान में दिया गया था, इसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। ये क्या है, 10 स्टेप की रिएक्शन है। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम या फिर साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें 4 डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन होते हैं, 4, 6, 8, 10, और 2 डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं, कौन कौन से, 5 और 6 नंबर। अच्छा, एक SLP होता है 7 नंबर, अभी रिएक्शन दिखाएंगे अपने आप समझ आ जाएगा, 4 सारी बातें। अच्छा, एंजाइम्स के साइकिल जहां होती है वहीं सारे के सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, केवल एक को छोड़ दे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन होता है। ये यूकैरियोट्स में बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे चिपका रहता है, और वहीं अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, फर्स्ट स्टेबल इस प्रोडक्ट क्या है, तो सिट्रिक एसिड, और फर्स्ट मेंबर क्या है, तो ऑक्सिलोएस्टिक एसिड होता है। अगर वहीं बात करें तो ऑक्सिलोएस्टिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन का होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। अच्छा, ऑक्सिलोएस्टिक एसिड 4 का और ये 2 कार्बन का, तो ये आगे कितने का बनेगा, 6 का, तो सारे के कितने के रहते हैं, 6 कार्बन का। तो कैसे याद करना है, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सिलोएस्टिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में एक H2 लेता है, और क्या बनाता है भाई, सिट्रेट से सेकोनेटेज, आइसोसिट्रेट, फिर ऑक्सिलो सक्सिनेट, फिर भैया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमेरेट और मैलेट बनता चला जाता है। तो इसको याद करने का तरीका है, एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सिलेक्शन फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। जैसे जो NCERT बना है वहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन NCERT के थ्योरी में सारे नाम लिखे हैं, केवल एक आध छूटे हुए हैं बस, बाकी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके एंजाइम सारे दिन रखे, केवल एक फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन का एंजाइम रखा, वैसे इस पेज पे तो एंजाइम भी लिखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात समझ आ रही है। तो अब ये कितने 6 कार्बन का, तो ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, लेकिन 5th रिएक्शन में तुमसे बोला CO2 निकलता है 5th और 6th में, तो 5th और 6th में अगर CO2 निकलता है तो 5th और 6th में CO2, तो यहाँ CO2 निकल जाए तो ये कितने का बचेगा, 5 कार्बन, एक और CO2 निकल गया तो ये 4 कार्बन, तो इसके आगे क्या है, 4 अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले सारे 6 कार्बन के, इसके बाद सारे 4 कार्बन के, और ये खुद 5 कार्बन का होता है। और बताया 4, 6, 8, 10 क्या है भैया,
मतलब डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रोजनेशन क्योंकि भाई हाइड्रोजन निकल जाता है, देखो यहाँ हाइड्रोजन निकल जाता है इस स्टेप में, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया आइसोसेटेड सेल ऑक्सिलो सक्सिनेट तक। तो इसमें इसको मिल जाता है तो इसका क्या होता है, NAD+ का रिडक्शन होता है, NADH+ बन जाता है। तो चौथे, छठे में और आठवें में और 10वें में। अच्छा 10वें में भी NAD+ NADH, लेकिन 8वें में FAD से FADH2 बनता है। अब वहीं अगर बात करें एक 7वां क्या है भाई, SLP का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट ATP बन जाए, तो GDP से GT बनता है, यहाँ ADP से ATP बन जाता है, इसमें H3PO4 भी यूज होता है। इतना ही अपन लोगों को याद रखना है। इसमें अगर आगे बात करें, अल्फा कीटोब्यूटाइक एसिड सबस्ट्रेट फॉर अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस भाई इसको अपन अभी बताया, अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ेंगे अपन लोग, तो कुछ भी बच नहीं रहा है इस पर, हाँ नहीं बच रहा है कुछ भी नहीं, हाँ हो गया पूरा। ये ट्रिक भी लिख रही है यहाँ पे एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली। अच्छा वहीं अगर बात करें हम लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बना है, तो देखो यहाँ भाई अगर देखें यहाँ तो 3 NADH+ इसमें बने हैं और एक FADH2 बना है, और लिंक रिएक्शन में एक सिर्फ क्या बना है, NADH+ बना है। देख लो भाई एक NADH+ बना है, तो टोटल NADH+ कितने हो गए भाई, 4 हो गए, नहीं हो गए, तो 4 NAD+ से 4 NADH+ बन गए, एक FAD से एक FADH2 बन गया। अच्छा 2 CO2 तो यहाँ निकले क्रेब साइकिल में, एक CO2 निकला इसमें भैया लिंक रिएक्शन में, तो कितने भैया CO2 हो गए, 3 CO2 हो गया। अच्छा ATP केवल एक यहीं डायरेक्ट ATP एक बनाए यहीं पे, कहाँ पे भाई, क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो भैया तो अगर बात करें तो ये पूरा प्रोसेस दो बार होगा, क्योंकि 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ATS की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है इसकी बात करें, तो ATS रिलीज स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम NADH+ एंड FADH2 एंड यूज दिस एनर्जी टू फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में इस एनर्जी का यूज करता है। अच्छा अगर ऑक्सीडेशन NADH+ एंड FADH2 का होता है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, आप सुनना बात को। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर करते हैं। देखना अभी ATS में क्या करते हैं, इधर ATS में क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देखो ये घुमा घुमा के ऑक्सीजन को दिया के, और प्रोटॉन भी क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ले लेके क्या कर रहा है भैया, H2O बना रहा है। तो होता कैसे, सुना बात को। इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन भी क्या रहते हैं भाई, चैनल्स रहते हैं, कौन कौन से 5 चैनल रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हैं भैया, इधर मैट्रिक्स हो गया, इधर इनर स्पेस हो गया, तो NAD+ से NAD+ बनता है, तो ये 4H+ उधर ट्रांसफर करता है। यहाँ अगर बात करें सेकंड में क्या होता है, FADH+ से FAD बनता है, ये वाला वहाँ जो है यहाँ पे बना रखा है उसने 3 और 4 के बीच में NCERT में। अच्छा ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूबी क्लोन देते हैं, यूबी क्लोन FeSC यूबी क्लोन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब यूबी क्लोन जो है ये साइटोक्रोम B C1CA3, ठीक है, A3 के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल के कहाँ पहुँचते हैं, ऑक्सीजन पास, ऑक्सीजन जो है H+ लेके क्या बनाता है भाई, H2O बना देता है। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रांसफर हुआ, इसलिए 4 को हम क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं ATS। और जब क्या होता है भाई, ये H+ उधर पहुंच गया, इसने इधर फेंक दिया H+, इसने इधर फेंक दिया H+ को, और इधर इसने H+ उठा और लिया, तो इधर H+ ग्रेडियंट बन गया ना दोनों साइड, तो उधर से जब H+ इधर आता है तो क्या होता है, ADP से ATP बन जाता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको क्या बोला था लिंक रिएक्शन को, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखो कहाँ गया भैया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अच्छा 5 का आप पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन का ये कौन कौन इनके नाम है, पहले वाला का नाम क्या है, मतलब फ्लेविन्स कौन सा यूज किया गया, FMN, FES, क्यूनोन कौन सा है, तो यूबी क्यूनोन, साइटोक्रोम B C1CA3, इनके नाम भी आगे बताएंगे। अच्छा साइटोक्रोम C और यूबी क्यूनोन जो मोबाइल करिए, देखो ना यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने भाग के यहाँ दे दिया, कि इसने फिर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ दे दिया। अच्छा जो साइटोक्रोम C होता है, ये कैसा छोटा सा प्रोटीन होता है, जो कि कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन पे आउटर साइड में क्या रहता है, चिपका रहता है। समझ के बाद ना, कंफर्म। अच्छा और यूबी क्लोन वैसे भाई सबकी लोकेशन के हिसाब से बनाया है डायग्राम में। अच्छा नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। अच्छा इसी को देखो तो बताया, सेकंड वाला जो इन्होंने कहाँ बनाया है, इन दोनों के बीच में बनाया है। साइटोक्रोम C भी देखो मोबाइल करिए, यूबी क्लोन क्या है, इस तरीके से चलता रहता है। अच्छा आगे बढ़ेगा अपन लोग, NCERT की डायग्राम है। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट बाद पहले कुछ और बात रहेगी कि अगर हम बात करें जो फ्लेविन्स है वो अपन लोग को फोटोसिंथेसिस में दिखाया, लेकिन नहीं दिखता है, बट रेस्पिरेशन देखो फ्लेविन्स अभी पड़ा है। अच्छा FES के यूबी क्लोन को इलेक्ट्रॉन देता है। वहीं अगर बात करें ईच साइटोक्रोम में आयरन तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि आयरन के क्या होता है भैया, ये रेडियो स्टेट वैल्यूएबल होती है, +3 से +2 में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है इजीली, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 के क्या है, ये इनहिबिटर होते हैं। वहीं अगर बात करें FMN NADH डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, पहले वाले नाम क्या है FMN NADH डिहाइड्रोजिनेस, दूसरे वाले क्या नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, थर्ड का साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स है, 4 का नाम है साइटोक्रोम A 2 कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, 5वें का नाम है F0 F1 या ATP सिंथेस, F0 F1 ATP सिंथेस का नाम होता है। अच्छा ये क्या करता है, आयरन और कॉपर दोनों में प्रेजेंट रहता है, कौन भैया,
इसमें दोनों प्रेजेंट रहते हैं। आयरन तो भाई सब में प्रेजेंट है, लेकिन Fe और कॉपर इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें भैया? फोर्थ वाले में। FMNID डिहाइड्रोजन सक्सेनेट डिहाइड्रोजन FADH2 डिहाइड्रोजन, दूसरे वाले में FADH2 वाला काम हो रहा है। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A 2 कॉपर सेंटर और F0 F1 ATP सेंटर। अच्छा ये वाली बात थोड़ा बताना भूल गया, यहाँ पे जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे उसी टाइप का सक्सेनेट से फ्यूमेरेट बन जाता है, जैसा अपन लोगों ने उसमें देखा था, नहीं क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल में। अच्छा जब ये इससे पास होते हैं तो क्या होता है, 4H+ पास होते हैं तो तब एक ADP से ATP बनता है, लेकिन 4 की जरूरत नहीं होती, 2 की जरूरत होती है, क्योंकि 4 कुछ खर्चा पानी हो जाता है। तो वही लिखा है, फॉर ईच ATP प्रोडक्शन 4H+ पास फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। अच्छा एक NADH+ से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP बनते हैं। अब ऑक्सीजन का रोल क्या है, बिल्कुल लास्ट में होता है। और ऑक्सीजन करता क्या भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन हटा रहा है सिस्टम से, इसके अलावा मतलब कि ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। अच्छा स्पाइनच एंड पी में दोनों में क्या होता है, साइनाइड रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। ओके स्पाइनच एंड पी में बोथ एग्जिबिट साइनाइड रेजिस्टेंट रिस्पायरेशन होता है, साइनाइड रेजिस्टेंट रिस्पायरेशन होता है। और साइनाइड वाली बात बताई थी, साइनाइड किसके लिए वो है, इनिवेटर कॉम्प्लेक्स। साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनिवेटर ऑफ फोर्थ कॉम्प्लेक्स के लिए इनिवेटर है। अब बैलेंस शीट का मतलब ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि कितनी बार कौन सी टर्म होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक बार होता है, लिंक रिएक्शन 2 बार होता है, क्रेब्स साइकिल 2 बार होता है। अब किसमें कितना फायदा, मतलब कितना डायरेक्ट ATP बना है, तो ग्लाइकोलाइसिस में भाई 4 ATP बने, 2 तो लॉस हो गए थे, 2 लॉस हो गए थे, और कहीं लॉस तो हुआ नहीं, तो 2 समय कह लॉस 0 लिख दिया। 4 ATP बने थे, और क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बने थे, लिंक रिएक्शन में कोई ATP नहीं बना था। वहीं बात करें NADH+ कितने बने, तो उनसे कितना OP गेन हुआ है, तो वो लिखा है यहाँ पे कि भैया ग्लाइकोलाइसिस में बात करें 2 NADH+ बने थे, तो एक NADH+ से कितने 3 ATP, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, 6 ATP बन जाएंगे। अच्छा लिंक रिएक्शन में बात करें तो एक NADH+ बना था, लेकिन 2 बार होते तो इसलिए कितने 6 2 NADH+, तो 2 में कितने हो जाएंगे भाई, 2 3 6, तो 6 हो जाएंगे। भाई क्रेब्स साइकिल में बात करें तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि भैया इसमें क्रेब्स साइकिल में 3 NADH+ बनते हैं, लेकिन 2 बार होता तो 6 NADH+ हो गया, और एक FADH2 बनता है 2 बार, और 2 FADH2 हो गया, 2 FADH2 कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4 ATP हो गया। वहीं अगर बात करें इसका तो 6 NADH+ का 6 × 3 कितना हो गया, 18 हो गया, तो 18 और 4 कितना हो गया भैया, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया, तो ये 22 होता है। तो 22 ये हो गया। अब टोटल कितना हो गया, 22 और 2 SLP, तो 24 हो गया। यहाँ 6 का 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 + 4 कर दोगे, 6 + 2 कम भी हो गया ना, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा ये 4 क्यों लिखा है, 4 का मतलब ये कि जब ये साइटोप्लाज्म से ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH+ अंदर जाते हैं तो कभी कभी ये FADH2 में कन्वर्ट होता है, तो 4 लिखा है। ठीक है, वो सिस्टम होते हैं कुछ, ठीक है, वो अपने सिलेबस में है नहीं। अच्छा एक कब ऐसा चार्ट आएगा जबकि 38 समय ATP का फायदा हो, तो ये मतलब टोटल कितना हो गया, 38 हो गया। तो ये तब है भाई जब जैसा अपन लोगों ने प्रोसेस पढ़ा बिल्कुल डिटू वैसा ही सिक्वेंशियली प्रोसेस हो पूरा। और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाए, पता ले वो गया ही नहीं, तो फिर कैसे 38 मिल जाएंगे। वही का मतलब कोई भी इंटरमीडिएट जो है, जो भी बीच में बने प्रोसेसेस में, वो कहीं और इंगेज ना हो जाए, नहीं तो फिर कैसे ही हो पाएगा। वही बात है ओनली फॉर ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज की तोड़ के हमने जो एनर्जी बनाई है ग्लूकोज के लिए बताइए। अच्छा वहीं ये तो पूरा पढ़ के ही अपन लोगों ने कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 3 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोग्लिसराइड 2 फॉस्फोरिक एसिड 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट एसिड, ये तो पूरा प्रोसेस पढ़ के आए अपन लोग। लेकिन हम लोग कभी कभी भाई फैट को या प्रोटीन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते रिस्पायरेशन में, उसको हमें तोड़ना पड़ता है। जैसे फैट को हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू अपन लोग इसको एसिटाइल कोएंजाइम में बना के इसको रिस्पायरेशन में ऐड कर मतलब जोड़ सकते हैं। अच्छा बीटा ऑक्सीडेशन का साइट अगर प्लांट में बात करें तो ग्लाइकोसोम है, और एनिमल्स में क्या होता है पैराक्सिसोम में। और ग्लिसरॉल को बात करें तो इसको हम लोग मतलब कैटाबॉलिक करके तोड़ के DHAP बना लेते हैं, और फिर इसको भाई रिस्पायरेशन में जोड़ सकते हैं। और इसका बात ये है इंपॉर्टेंट कि पहले अपन लोग मानते थे सिर्फ कैटाबॉलिज्म को, कि भाई कैटाबॉलिज्म होता है, लेकिन कैटाबॉलिज्म नहीं, ये बैक भी जा सकता है, इसलिए एनाबॉलिक भी हो सकता है, तो इसलिए इसको आप बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं भैया। एम्फीबॉलिक होता है रिस्पायरेशन, पहले बताया सबसे पहले पेज पर। वही अगर बात करें प्रोटीन को करना है तो प्रोटीन को पहले हम अमीनो एसिड बना लेंगे, इसका डीएमिनेशन करेंगे, और मतलब डीएमिनेशन में एमिनेशन निकाल देंगे, अब अकॉर्डिंग टू इसकी स्ट्रक्चर की यहाँ पे 3 जगह जोड़ सकते हैं इसको, मतलब पायरुवेट एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल। अच्छा अगर बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पे देखो भाई ये कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा के, फैट भी जुड़ा के, और ये प्रोटीन भी जुड़ा के, तो ये क्या हो गया भैया सबका कॉमन मीटिंग पॉइंट हो गया, कौन, एसिटाइल कोएंजाइम। एक इतनी बात समझ आती है, तो यही वाली यहाँ पे प्योर प्रोटीन एंड फैट्स आर नेवर यूज एज रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगर हम बात करें ETS में क्या होता है भैया, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आउटर होता है, बाहर का होता है, कौन, ऑक्सीजन होता है। और अगर बात करें हम लोग इसमें फर्मेंटेशन में, अब हम फर्मेंटेशन पढ़ने वाले हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आउटर नहीं होता है, वो कौन होता है, एसिटाइलडिहाइड पायरुवेट एसिड होता है। अच्छा ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कॉमन है दोनों के बीच में, किसमें भैया, एनारोबिक एंड एरोबिक में ये क्या है, कॉमन होता है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ when the concentration of alcohol reached about 13%, ईस्ट के लिए खुद ही ईस्ट बना रहा है अल्कोहल, और अगर 30% ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो उसके लिए पॉइजनस होता है। अब अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब, तो लेस देन 7% एनर्जी रिलीज इन ग्लूकोज से भाई 7% से कम निकली ग्लूकोज इज रिलीज, एंड नॉट ऑफ
नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। भाई सारी की सारी एनर्जी को एटीपी बनाने में, मतलब हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने में भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। वेदर इट इज एसिड और अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज डेडली डेंजरस एंड लीदल। चाहे कुछ भी अल्कोहल बने चाहे एसिड बने, ये प्रक्रम घातक खतरनाक जानलेवा होता है बिल्कुल। वहीं अगर बात करें फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस कहाँ कहाँ हो सकती है, तो अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और जर्मिनेटिंग सीड्स में हो सकती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें आगे, तो भैया फर्मेंटेशन क्या है भैया, ये तो तरीके से प्रोसेस, तो इसमें तो ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन, तो ग्लाइकोलाइसिस तक का तो पूरा प्रोसेस कॉमन है भाई। 2 एटीपी के खर्च हुए तो 2 एटीपी यहाँ बने, तो ये तो पूरा कॉमन है। अब पायरुविक एसिड के ऊपर पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड को अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में Zn+2 और लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन लोग एथेनॉल में, एथेनॉल प्लस CO2 बन जाता है। अच्छा भाई वही अगर बात करें तो यहाँ भी 2 CO2 निकलते हैं, किसमें जब पायरुविक एसिड से अपन लोग क्या बना रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन का ना, ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो 1 CO2 निकलते हैं। एक बार में दो बार हो रहा है तो 2 CO2 निकलते हैं। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज यहाँ यूज करते हैं, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, तो वहाँ क्या था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, किसमें भैया लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज था, इसलिए बोला था। इन दोनों चीज़ों को याद रखोगे। कहाँ गया भाई, बहुत पीछे आ गया। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ क्या है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, और यहाँ इसका नाम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उसका नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। ETS के पूरे 5 को बोलते हैं तब, तो इतनी बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा MN यहाँ क्यों लिया, क्योंकि MN जो है एक्टिवेटर है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का। अच्छा अल्कोहल बनता है और CO2 भी निकलता है। वहीं अगर बात करें लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन बात करें, तो यहाँ तक का तो प्रोसेस कॉमन ही, पायरुविक एसिड, इसके बाद बस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है C3H6O3, और इसमें NADH+ NAD+ बनता है, तो वो वापस ऐसे यूज हो जाता है। वहीं यहाँ भी NADH+ से NAD+ बनता है, वो ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि भाई यहाँ भी NAD+ यूज हुआ है NADH+ में, फिर यहाँ आ गया, उसको ऐसे करते रहते हैं। वही अगर बात करें, द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADHH+ विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD+ इन बोथ द प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में किसमें एरोबिक और फर्मेंटेशन दोनों में NAD+ क्या है भाई, NADH+ को NAD+ में अपन लोग रीऑक्सीडाइज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, किसी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखिए, उसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 का क्या है रेशियो, उसको क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोल देते हैं। अब डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज। RQ अगर एक किसके लिए हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट में जितने CO2 निकलते हैं उतने O2 यूज होते हैं, 6 होते हैं यहाँ पे, तो 6/6 करके तो बना जाएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इनफाइनाइट मतलब लेस देन 1 किसके लिए हो सकता है, तो फैट के लिए, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है, मिक्स डाइट के लिए लेस देन 1, और जेनेटिक फैटी सीड्स के लिए। वहीं अगर बात करें ट्रिपामिटिक के लिए, इसमें 0.7 होता है। ट्रिपामिटिक एसिड के लिए क्या होता है कि भाई C51H98 और O6 145 O2 से रिएक्शन करता है, तो 102 CO2 बनते हैं और 98 H2 प्लस एनर्जी निकलती है, तो 102/45 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। RQ मोर देन 1 किसका होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनमैच्योर फैटी सीड्स में, ये एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। अच्छा बात करेंगे अपन लोग फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है CO2 H2 तक। नेट गेन 2 ATP का होता है, यहाँ मैनी मोर हो सकता है। स्लोली होता है, NADH से NAD+ बनता है, और यहाँ फास्ट बनता है, तो पूरा 100% अपन लोग रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया।